हाँ भाई, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना, चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक। इससे पहले अभी हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा है? इससे पहले बेटा अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं? हम अपना प्लानिंग कंप्लीट करके आ रहे हैं। ठीक है ना। दोबारा से बता दो, फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने मैनेजमेंट का नेचर पढ़ा, उसकी सिग्निफिकेंस देखी, पूरा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? मैंने वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट भी करा दिया है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक। तो ये 3 चैप्टर हमारे अलग। उसके बाद मैंने बोला था हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट के, जिसके अंदर पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग मैंने कर लिया। अब हमारा सेकंड फंक्शन कौन सा है? सेकंड आया ऑर्गेनाइजिंग। कौन सा आया? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक। तो मैं प्लानिंग की आपको एक बार डेफिनेशन रिकॉल कराना चाहूंगा, ठीक है ना। प्लानिंग का मतलब क्या होता था बेटा? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, है ना, बोला था मैंने। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। हम एडवांस में क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। एडवांस का मतलब पहले से ही, दैट इज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है ना, कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। यानी प्लानिंग इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। अब अगर मैं एंड्स की बात करूं तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स। बेटा प्लानिंग के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन के क्या डिसाइड करे थे? ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, यानी टारगेट सेट करे थे, गोल सेट करे थे। प्लानिंग इज ऑल अबाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, और वो ऑब्जेक्टिव्स हमें कैसे अचीव करने हैं उससे भी रिलेट करती है प्लानिंग। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स, ये बात मैंने आपको बता दी थी। ठीक है ना। मैं कह रहा हूं बेटा आज हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, दैट इज हमने प्लानिंग कर लिया है। तो मुझे आप समझाओ, बताओ, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपको क्या लगता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि आपको बोर्ड्स के अंदर 95% लानी है एनी हाउ, ये आपका टारगेट है। ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया, प्लानिंग कर ली। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? जल्दी बताओ। अरे ऑर्गेनाइजिंग तो करोगे, बट मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे एग्जाम्पल के उसमें, कि आपने डिसाइड कर लिया कि 95% आपको, आपका टारगेट है, आपको अचीव करना है। ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में क्या करोगे ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद? बताओ भाई, क्या करोगे? उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? एक सेकेंड। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड रिधिमा। कलेक्टिंग रिसोर्सेज, वेरी गुड। सुनो भाई, बिल्कुल सही। तो यानी मैं कह रहा हूं बेटा हमने पहले क्या डिसाइड करा? हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। ठीक है। आज ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज उसके अंदर लगेंगे, हम रिसोर्सेज को गैदर करेंगे, रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या करना है? अचीव करना है। तो आप मेरे से बोल सकते हो सर हमने जैसे टारगेट सेट करा है कि हमें 95% लानी है, उसके बाद हम क्या करेंगे? तो बेटा आप रिसोर्सेज गैदर करना स्टार्ट करोगे ना। अब रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो रिसोर्सेज के अंदर आप क्या क्या करोगे? बुक्स लोगे, है ना, पूरा स्टडी मटेरियल आप खरीद के लाओगे, इकट्ठा करोगे ना। ठीक है, तभी तो आप पढ़ाई करोगे। तो यानी जब हम टारगेट सेट कर लेते हैं तो टारगेट सेट करने के बाद हमें क्या चाहिए होता है? बेटा हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जिसके थ्रू हम टारगेट्स को क्या करेंगे? अचीव करोगे। तो आप बेटा अब रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे, गैदर करोगे। उसी बात को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आ गए? तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है रिसोर्सेज को गैदर करना। समझ में आ रही बात? रिसोर्सेज को क्या करना? गैदर करना, कलेक्ट करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट गैदरिंग द रिसोर्सेज। ठीक। अब मैंने ऑर्गेनाइजिंग की जो डेफिनेशन लिखवाई है उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस लिखवा दिया, वही ऑर्गेनाइजिंग है। आगे जाके प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा प्रोसेस, इसके बाद में सीधा प्रोसेस ही पढ़ाऊंगा। बट मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग। तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? देखो, ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। एक्टिविटी नहीं है, एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर। एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम टास्क को पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। पूरे टास्क को हम क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई, जो हमें अचीव करना है। ठीक है। उसके बाद उस पूरे टास्क को डिवाइड करेंगे स्मॉलर स्मॉलर टास्क के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। फिर उसके बाद जब डिवाइड कर देंगे तो हम सिमिलर जॉब्स को ग्रुप कर देंगे,
हम ड्यूटीज असाइन करेंगे और लास्ट में हम स्टैब्लिश करेंगे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे। तो अगर आप मेरे से पूछो सर ये जो आपने बातें बोली हैं ये क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है। अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, अभी पहले इसको ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस पे ले जाऊंगा तब समझाऊंगा, बट इसको हम डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज, ब्रिंगिंग टुगेदर, क्या क्या लेके आएंगे सारे रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो अदर रिसोर्सेज हो, और लास्ट में क्या एस्टैब्लिश करते हैं उसके बीच में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जिसको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। दोबारा सुन लो, अगर आप मेरे से इन नटशेल पूछो, ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा ऑर्गेनाइजिंग इज ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, दैट इज कलेक्टिंग द रिसोर्सेज, गैदरिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को लेके आना ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। समझ में आ गई बात? ठीक। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया, डेफिनेशन में मैंने इसका प्रोसेस लिखवा दिया। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले आइडेंटिफाई करो पूरे टास्क को, पूरे टास्क को आइडेंटिफाई करके स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड करो, उसके बाद जो सिमिलर जॉब्स हैं उनको ग्रुप कर दो और डिपार्टमेंट बना दो, ठीक है, और फिर वहां पे ड्यूटीज दो और बताओ कि कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा, किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी काम हो पाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा का पूरा क्या, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। तो आओ सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ही समझ लें ताकि हमें डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है, हम क्या समझेंगे, हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। आओ भाई, सबसे पहले हम प्रोसेस समझने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस एक्चुअली में है क्या, सामने देखते रहना। मैं कह रहा हूं बेटा, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो गैदरिंग ऑफ रिसोर्सेज है, कलेक्टिंग ऑफ रिसोर्सेज है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। बट इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, इसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस है, मल्टीपल स्टेप्स हैं, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप पता है आपका क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन। क्या स्टेप है, जल्दी बताओ? आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब बेटा टास्क को आइडेंटिफाई करो। पहले कंप्लीट टास्क विल बी आइडेंटिफाइड, द होल टास्क विल बी आइडेंटिफाइड, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, आपने ऑर्गेनाइजर्स देखे हैं? बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजर्स लाइक, इनको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, सपोजिटली वेडिंग प्लानर्स, ठीक है ना, जो वेडिंग को क्या करते हैं, प्लान करते हैं, है ना। तो बेटा वो ऑर्गेनाइजर्स तो होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजर्स क्यों बोलते हैं, अब जरा ढंग से सुनना। मान लो इनको एक वेडिंग करानी है, क्या करानी है, वेडिंग, ठीक है, शादी कंप्लीट करवानी है, ठीक। तो सबसे पहले पता है क्या आइडेंटिफाई करते हैं, टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको एक्चुअली में कराना क्या है। जो इवेंट है, क्या वो एंगेजमेंट है, बर्थडे पार्टी है, या वेडिंग है, क्या है, पहले टास्क को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई। मान लो इन्होंने टास्क को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है ना, क्या कि इनको शादी करवानी है, शादी ऑर्गेनाइज करवानी है, क्या करानी है, ऑर्गेनाइज, वर्ड का यूज कर रहा हूं मैं, ऑर्गेनाइज। तो बेटा सबसे पहला काम ही होता है कि आप इवेंट को तो आइडेंटिफाई करो, है क्या इवेंट, द होल टास्क शुड बी आइडेंटिफाइड, पहले आप उसको क्या करो, आइडेंटिफाई करो। मान लो इन्होंने टास्क को आइडेंटिफाई कर लिया, इनको पता चल गया कि इनको वेडिंग ऑर्गेनाइज करानी है, द टास्क इज आइडेंटिफाइड, टास्क को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेप होता है डिवीजन ऑफ वर्क। जो आपने पूरा कंप्लीट टास्क क्या करा, आइडेंटिफाई, आज आपको इसको स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का, मुझे एक बात बताओ, जो शादी करानी है इन लोगों को, क्या शादी एक जो टास्क है कंप्लीट ऐसे तो अचीव हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे टास्क को ब्रेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या काम होने हैं, ठीक। तो बेटा शादी के अंदर क्या क्या काम होगा, ठीक है ना, एक म्यूजिक का काम होगा, ठीक है, खाना बनाने वाला केटर्स होंगे, डेकोरेटर्स होंगे, एटसेट्रा, बहुत सारे काम होंगे ना, है ना। तो ये क्या करेंगे, पूरे टास्क को स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, और ये जो टास्क है ना, ये लोगों को असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर सूटेड स्किल्स। यानी कहने का मतलब है, म्यूजिक वाला काम ये म्यूजिक वाले को देंगे, केटरिंग वाला काम ये केटरिंग वाले को देंगे, डेकोरेशन वाला किसी और को, एक बंदा नहीं करेगा सारे काम, है ना। ये क्या करेंगे, इन्होंने टास्क को स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड ही इस वजह से करा है, they will allocate these jobs to different person according to their suited skills, उनके suited skills के अकॉर्डिंग असाइन करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, पूरे टास्क को आइडेंटिफाई कर लिया था, करा देते ऐसी टास्क, पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता, नहीं होता बेटा। काम को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है, ताकि काम के अंदर पता है क्या है, ताकि काम के अंदर स्पेशलाइजेशन आए। क्या है स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन किसकी वजह से आता है, स्पेशलाइजेशन आता है बेटा डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से। जब हम काम को स्मॉलर स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर देते हैं तो इससे काम के अंदर स्पेशलाइजेशन आता है। एक एग्जांपल और लो, आपने किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लिया, तो बेटा वहां पे कभी आपने ऐसा देखा है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, ऐसा देखा है कभी, नहीं देखा ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है ना।
तो यानी स्कूल वालों ने भी जो टास्क है उनके उनको क्या कर रखा है, उसको डिवाइड कर रखा है स्मॉलर स्मॉलर टास्क में। और वो जो टास्क है ना वो एलोकेट कर रखे हैं अलग अलग लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर सूटेड स्किल्स। इससे काम के अंदर क्या आता है बेटा, स्पेशलाइजेशन आता है। क्या आता है, स्पेशलाइजेशन। यानी पहले तो आपको टास्क को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उस टास्क को क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवीजन ऑफ वर्क करना है अकॉर्डिंग टू दी सूटेड स्किल्स ऑफ द पर्सन, उनको एलोकेट कर दो। समझ में आ गई बात। इससे देखो काम में वेस्टेज नहीं होगी एक तो, ठीक है, स्पेशलाइजेशन आएगा, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगी। समझ में आ गई बात। ठीक, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है एक टास्क को किसी ने परफॉर्म कर दिया, उसी टास्क को सिमिलरली दूसरे पर्सन ने परफॉर्म कर दिया, नहीं होगा, ये बच जाओगे इससे। वेस्टेज नहीं होगी टाइम और एफर्ट्स की, और टाइम और एफर्ट्स की वेस्टेज नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम। और कॉस्ट अगर कम हुई तो काम के अंदर बताओ क्या आएगी, जल्दी बताओ। नहीं, काम के अंदर क्या आएगी, एफिशिएंसी। क्या आएगी, एफिशिएंसी। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो यानी ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप, जल्दी बताओ आप लोग, बताओ ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन। और दूसरा स्टेप क्या है, डिवीजन ऑफ। मैंने दोनों को एक साथ में मर्ज कर दिया, बट आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट्स विद, कहां से स्टार्ट होती है, आइडेंटिफाइंग दी वर्क। आपको वर्क को क्या करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, देन बताओ भाई, डिवाइडिंग दी होल टास्क इनटू स्मॉलर जॉब्स, और फिर उसको आपको स्मॉलर जॉब्स के अंदर डिवाइड कर देना है। क्यों ऐसा क्यों करना है, स्मॉलर जॉब्स में क्यों डिवाइड करना है बेटा, इसलिए करना है, इससे काम के अंदर क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, और इट विल लीड टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कॉस्ट कम और काम के अंदर एफिशिएंसी ज्यादा। ठीक है, बताओ भाई पहला स्टेप समझ में आया, हाँ या ना। हाँ भैया। वेरी गुड। ठीक है, तो पहला टास्क क्या करेंगे हम, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब आप सोचो, जब आपने टास्क को आइडेंटिफाई करा और डिवाइड करा, अब काफी सारे टास्क हो गए ना जब डिवाइड कर दिया आपने, ठीक, तो आप पता क्या करोगे, आज जितनी भी सिमिलर जॉब्स थी, ठीक है, क्या थी बताओ भाई, सिमिलर टास्क थे या सिमिलर जॉब्स थे, आज आप उनको ग्रुप कर दोगे। क्या कर दोगे, ग्रुप। ग्रुप मतलब एक जगह ग्रुप कर दोगे, ठीक। और ग्रुप करके पता है क्या बना दोगे, आज आप डिपार्टमेंट, क्या बना दोगे, डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी सपोजिटली मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने देखा, मेरे को पूरा टास्क आइडेंटिफाई करा, और मैंने बहुत सारे टास्क आइडेंटिफाई करने के बाद उनको स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो मेरे को पता चला कुछ काम ऐसे हैं जो सेल्स के हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ परचेज के हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ मार्केटिंग के हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ किससे रिलेटेड है बताओ भाई, प्रोडक्शन से, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे काम आ गए, है ना। अब जितने भी सेल्स वाले काम थे वो सब मैं यहाँ पे ग्रुप कर दूंगा, और इसको मैं बोलूंगा ये क्या बन गया, आज से सेल्स डिपार्टमेंट। क्या बन गया ये, सेल्स डिपार्टमेंट। ऐसे ही जितने भी परचेज के काम थे वो मैं परचेज को ग्रुप करके क्या बना दूंगा, मैं बोलूंगा आज से परचेज डिपार्टमेंट। ऐसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसी एचआर डिपार्टमेंट एटसेट्रा, मैं डिपार्टमेंट बनाता चला जाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी जब आपने पूरे टास्क को आइडेंटिफाई करा, उसको स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड करा, तो मेरे को समझ में आ गया कुछ टास्क ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, जैसे सेल्स से रिलेटेड है, तो मैंने सबको ग्रुप करके क्या बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग दी होल टास्क इनटू स्मॉलर जॉब्स, बताओ भाई, द जॉब्स विच आर सिमिलर, क्या होती हैं, जो सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं, उनको हम ग्रुप करते हैं और क्या बना देते हैं बताओ भाई, एक डिपार्टमेंट बना देते हैं या डिवीजन बना देते हैं, है ना। तो इसी बात को हम क्या बोलते हैं, इसी बात को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर जॉब्स इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एटसेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब वो शादी वाला एग्जांपल ले लो, केटरिंग का जितना भी काम है, खाना बनाने से रिलेटेड बहुत टास्क होते हैं उसी के अंदर, ठीक है, केटरिंग डिपार्टमेंट। म्यूजिक वाला अलग डिपार्टमेंट, ठीक है, डेकोरेशन वाला अलग डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो पहला बताओ, पहले क्या करा हमने, पहले हमने आइडेंटिफाई करा, फिर हमने डिवाइड करा, और फिर उसके बाद ग्रुप करके क्या बना दिया, डिपार्टमेंट। क्या बना दिया, डिपार्टमेंट। आज डिपार्टमेंट बन चुका है, बस आज एक काम और रह रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज डिपार्टमेंट बना दिया सब चीज, अब काम तो अलॉट कर दो, काम तो दे दो उनको, है ना। तो यानी आज क्या होगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होगा बेटा, ड्यूटीज असाइन करी जाएंगी।
अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, ठीक है ना, ढंग से सुनना। मुझे बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, रिदिमा बेटा, जब मैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने ऐसा एक पिरामिड बनाया था, ध्यान है? हाँ या ना? हाँ। तो बेटा वेरी गुड, तो आपको ये याद है जो मैं सामने बना रहा हूं? हाँ भाई, आपको ये याद है जो मैं बना रहा हूँ? ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, क्या है ये क्या होता है जो मैंने बनाया सामने? ये है क्या? मैनेजमेंट है ये? हाँ, तो बोलो ना क्या है ये? बेटा दीज आर दी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रही है बात? क्या है ये? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, अब मैं इस बात पे क्यों लेके आया आप लोगों को? मैंने आपको बोला था टॉप लेवल वाले क्या करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, है ना? मिडिल लेवल वाले अपने डिपार्टमेंट, अपने डिवीजन के बारे में सोचते हैं। और लोअर लेवल किसके कांटेक्ट में होते हैं? वर्कर्स के, वर्कर्स की सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखते हैं। बताई थी मैंने बात। तो मुझे आप ये बताओ, आज मैं जो बोल रहा हूं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ये किस तरीके से होगा? बस चेक कर लेना अभी कौन सा काम करके आए हो ऊपर। ये चेक कर लेना बस, काम कौन सा करके आए हो अभी ऊपर। वेरी गुड, समझ में आ गई बात? देखें क्या कह रहे हैं बच्चे। लोअर टू एम्प्लॉयज, क्या रिधिमा? समझ नहीं आया बेटा मुझे, क्या कह रहे हो? हम्म, समझ नहीं आया रिधिमा बेटा मुझे। ड्यूटीज आर असाइंड बाय लोअर टू एम्प्लॉयज, मतलब बेटा ड्यूटीज तो कौन असाइन करेगा, आप ये बताओ ना। जरा ढंग से सुनना मेरी बात को, जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले, सबसे पहला काम पता है क्या है? सबसे पहला काम है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं, ठीक है, सामने देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं, ठीक, ये सेल्स, ये परचेज, ये मार्केटिंग, ये HR बना दिया ना, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया, ठीक है, ये प्रोडक्शन, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट अगर बन चुके हैं, एटसेट्रा, बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो आज बेटा आपको इसका हेड बनाना पड़ेगा किसी को, ठीक है। टॉप लेवल वाले हो आप, हेड असाइन कर दो, ठीक है। तो आज बेटा आप इसका हेड बनाओगे किसी को। तो इसका जो हेड होगा पता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेल्स मैनेजर। क्या होगा बताओ भाई? वो सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर इज द हेड ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। परचेज मैनेजर का हेड कौन है? वो परचेज डिपार्टमेंट का हेड परचेज मैनेजर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड मार्केटिंग मैनेजर। ऐसी यहाँ का HR मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। समझ में आ गई बात? ये असाइन हो गया। अब ये बंदा पता है क्या करेगा? ये बंदा ड्यूटीज असाइन करेगा। किसको असाइन करेगा मुझे बताओ? एम्प्लॉयज ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ड्यूटीज कौन असाइन करेगा? सेल्स मैनेजर। परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को कौन? परचेज मैनेजर। इसी तरीके से ड्यूटीज का असाइनमेंट होगा। अब आप रिकॉल करो, जब मैंने आपको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ाए थे, तो मैंने बोला था दे असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना? याद अगर आपको होगा तो रिकॉल कर सकते हो कि मैंने वहां पे लिखवाया था, चाहे नोट्स में चेक करना, ठीक है। मैंने लिखवाया था दे असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉयज ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट। अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं? ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो रहा है आज, ठीक है ना, इसको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को कर रहे हैं। यानी आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन, जब आपने क्या कर लिया डिपार्टमेंटलाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर एन इंडिविजुअल नोन एज डिपार्टमेंटल हेड, है ना? तो पहले तो आपको उसका हेड बनाना पड़ेगा, बना दिया आपने हेड। अब वो क्या करेगा? डिपार्टमेंटल हेड जो है वो इंश्योर्स करेगा कि वेदर देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सोनेल। व्हाट इज पर्सोनेल? पर्सोनेल का मतलब एम्प्लॉइज के, उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी लोग हैं या नहीं हैं, तो उनको क्या करेगा? नहीं है तो उनको रिक्रूट करेगा, सिलेक्ट करेगा, और करने के बाद उनको असाइन करेगा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, ठीक है।
समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? क्लियर है? तो उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है? तो यानी मैं बोल सकता हूं जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का उसके अंदर हमने बात कर ली। देखो पहली तो हमने बात करी, पहली हमने बात करी आइडेंटिफिकेशन कर लिया पूरे टास्क का। फिर हमने पूरे टास्क को डिवाइड करा स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स में। फिर डिपार्टमेंट्स बनाए, डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद ड्यूटीज असाइन करी, है ना? आज बस एक लास्ट काम रह रहा है, ठीक है? दैट इज असाइन तो कर दिए हैं, बट मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लैश हो। ठीक है? क्लैश का मतलब डिस्प्यूट्स हो, डिस्प्यूट्स का मतलब लड़ाई झगड़े। ठीक है? अब आप बोलोगे सर लड़ाई झगड़े क्यों होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? बेटा अगर आपने ये नहीं बताया कि कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा, क्या करेगा? रिपोर्ट। यानी यानी अगर आज आपने अथॉरिटी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन नहीं करा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन नहीं करा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। तो अगर आपको इस लड़ाई झगड़ों से बचना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बेटा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करो। कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको ऑर्डर देगा, ये सारी बातें आप उसके अंदर डिफाइन करके रखो। अगर ये नहीं कर रखा ना आपने, तो मैं कह रहा हूं लड़ाई झगड़े पूरे होने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यानी डिस्प्यूट से अगर बचना है, इंपॉर्टेंट बात है, डिस्प्यूट से अगर बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, तो क्या एस्टैब्लिश करनी पड़ती है? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ रहे हो बात को? आओ भाई जरा समझने इस चीज को भी। तो देखो लास्ट लास्ट क्या है स्टेप, बताओ भाई। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वेरी गुड, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा दोनों का मतलब आपको पता है ना? अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी इज द राइट, अधिकार होता है। अथॉरिटी इज द राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर, दूसरों से काम कराने के अधिकार को हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। क्या होती है बताओ जल्दी? ऑब्लिगेशन। किस चीज की ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। ठीक है? टू परफॉर्म द असाइंड टास्क, जिम्मेदारी। ठीक है ना? तो यानी अथॉरिटी is the right to get the work done from others, responsibility is the obligation to perform the assigned task। ठीक है? समझ में आ गई बात? तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज established। क्यों? so that each individual knows from whom he has to take orders, उसको किससे orders लेने हैं। ये किस चीज में काम आता है? it helps in avoiding conflicts इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बोलो भाई समझ में आया, हाँ या ना? ओके महक। हाँ भाई चलो भाई क्वेश्चन रीड करके बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेकंड रुक जाओ, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप, स्टेप यानी एक, स्टेप्स नहीं लिखा, लिखा है आइडेंटिफाई करना है और स्टेट करना है। किसको? स्टेप को, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के स्टेप को। ठीक है ना? विच हैज नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपरली, जिसको इन्होंने जो भी केस दे रखा होगा ऊपर ठीक से फॉलो नहीं करा। ठीक है ना? और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हुई? प्रॉब्लम हुई। पहली बात। ठीक है? तीनों पढ़ लो आराम से। फिर लिखा है स्टेट टू स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस which have been taken by Kanaputti to respond the complaint of रामदास। ठीक है? अब पूछा कि दो स्टेप्स बताओ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के जो कानापुट्टी ने ले लिए। ठीक है ना? जब किसने कंप्लेन करी? रामदास ने। ठीक है? और दो इंपॉर्टेंस बतानी, इंपॉर्टेंस हम बाद में बताएंगे जब पढ़ेंगे हम। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है? ठीक है भाई केस पे आ जाओ जरा, इंपॉर्टेंट केस है इसलिए ले आया हूं सीधा मैं केस पे आपको। आओ भाई
कोई है बढ़िया बच्चा जो मेरे लिए पढ़े इसको, थोड़ा मेरे गले को सुकून आएगा। मैक रीड करो। मैक बेटा रीड करो केस। अरे क्या लिख के भेज रहे हो भैया? मेरा माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, रिद्धिमा पढ़ देगी फिर। रिद्धिमा रीड करो बेटा। Ramdas, aged 49, is working in an aviation company. He is आवाज the senior most employee in his division. He is even senior to the division manager. Kanaputti Ramdas is बस considered one बस of the एक most सेकेंड एक सेकेंड बस। committed, capable, and hardworking employees. रिद्धिमा रिद्धिमा बेटा एक सेकेंड बस बस, मेरे को यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोगों से पहले। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है रामदास, एज कितनी है? एज कितना है जरा बताना। 49। एज को देने का यहाँ पे क्या रेलिवेंस है? हाँ भाई, क्या रेलिवेंस है? एज इनसे पूछ रहा हूँ जरा मैं, एज को देने का आपको क्या लगता है बेटा, क्या रेलिवेंस है? नहीं भी देते तो काम चल जाता ना, क्यों दी जबरदस्ती यहाँ पे एज? सीनियर किस सेंस में क्या है वो? बताओ बेटा जल्दी बताओ, क्या ये एज क्यों दिया है यहाँ पे? ये बार बार सबकी एज क्यों दे रखी है? देखो Seniority establish करने के लिए. क्या बेटा, क्या दोबारा? Seniority establish करने के लिए उसकी. सीनियोरिटी इन व्हाट सेंस? Age के sense में इसलिए age given है. तो क्या जो रामदास है वो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय है? इस बात का मतलब, इस बात का मतलब वो age में senior है. करेक्ट। अब आप ये मत लेना, ये मत समझना कि वो मैनेजर है। समझ में आ गई बात? वो सीनियर किस सेंस में? वो सीनियर इस सेंस में क्योंकि वो एज में बड़ा है पूरी अपने डिपार्टमेंट के अंदर। देखो यहाँ पे लिखा है सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय, तो बच्चे क्या समझते हैं? बच्चे समझते हैं कि मैनेजर है ये मैनेजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ही इज इवन सीनियर टू हिज डिवीजन मैनेजर। जो डिवीजन का मैनेजर है ना उससे भी सीनियर है। तो डिवीजन का मैनेजर तो कौन है? डिवीजन का मैनेजर तो कानापुट्टी है। तो रामदास जो है, रामदास वो किस सेंस में सीनियर है? उसकी एज वगैरह ज्यादा है। वेरी गुड, अब रीड करो आराम से रिद्धिमा। As a result of his abilities and seniority, he generally received the work assignments of his choice. Although there was no formal designation of various special projects assigned to Ramdas, he handled them as a matter of routine. A problem developed when an able and intelligent person, Nagarjun, aged 33, was appointed. Nagarjuna's previous 3 years' experience in the closely related work made it possible for him to catch on a routine work of his new job more rapidly than was customary for a new employee. However, he did not want to get involved in the tension developing between the two employees. However, he didn't want to get involved in their personal issue as long as the work was completed efficiently and effectively by them. One day, the tension between them reached at the boiling point, and Ramdas complained to Kanaputti stating that his duties were being largely taken over by Nagarjun. Kanaputti issued the order stating that clear allocation of the jobs and related duties between the two. He further clarified the working relationship between them by specifying who was to report to whom. This helps in reducing workload, enhancing productivity, and removing ambiguity. वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? ये सिर्फ रीडिंग हुई है, आप लोगों को समझ भी आया? रिद्धिमा समझ में आया ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या केस दे रखा है, क्या सिचुएशन डेवलप हुई है? यस सर। क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ। बेसिकली दो लोग हैं, मतलब पहले रामदास वर्क करता था इस कंपनी में, फिर एक थोड़ा यंग एम्प्लॉय वो हो गया, एम्प्लॉयड हो गया. So he started taking over his duties and stuff because they were not allocated their duties respectively. Correct. This is establishing reporting relationships and assignment of duties were the two steps which are missing over here. Yeah, correct. So Kanaputti, the division manager, later on corrected her mistake by including these steps in these organizing process. Very good.
बट द थिंग इज यहाँ पे कौन सा स्टेप है जो मिसिंग है? बिकॉज रामदास वर अलाउड टू टेक दी एनी काइंड ऑफ वर्क ऑफ हिज चॉइस, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट था तो उसको कोई कुछ बोलता नहीं था, ठीक है ना? तो लिखा है ना, Basically, departmentalization, the first step, the step before assignment of duties and establishing reporting relationship is missing according to me. अब यहाँ पे एक बात और देख लो, although there were no formal designation of various and special projects assigned to Ramdas, he handled them as a matter of routine. इसका मतलब क्या है इस बात का? यानी क्या नहीं हो रखा बेटा? डिपार्टमेंट्स तो बने हुए हैं ना, डिपार्टमेंट्स तो ऑलरेडी क्रिएट हो गए क्योंकि डिवीजन मैनेजर है ना, डिपार्टमेंट्स तो बने हुए हैं, बट मेन प्रॉब्लम क्या है? क्या नहीं हो रखा? डिपार्टमेंट्स तो बने हुए। Assignment of duty. करेक्ट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज नहीं हुआ, ठीक है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होता तो ये अपनी मर्जी का काम थोड़ी करता वहां पे, है ना? तो यहाँ पे एक स्टेप नहीं हुआ था, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब टेंशन कब डेवलप, अभी तक काम ठीक चल रहा था, टेंशन कब डेवलप हुई? जब एक नागार्जुना न्यू एम्प्लॉय आ गया, ठीक है, और उसको एक्सपीरियंस भी था, 3 साल का एक्सपीरियंस था और सेम एरिया में उसको एक्सपीरियंस था, तो उसने वो धीरे 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 उसके काम लेना स्टार्ट कर दिया और सारे काम खुद करने लगा। अब दोनों के बीच में, रामदास और नागार्जुना के बीच में टेंशन डेवलप हो गई, तो ये बात कानापुट्टी तक गई। अब कानापुट्टी इनके मैटर में पढ़ना नहीं चाहता था जब तक काम सही से चल रहा है, कंपनी का एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तब तक ये क्या नहीं करना चाहते थे, ये कानापुट्टी इनके बीच में आना नहीं चाहता था। बट एक दिन क्या हुआ, टेंशन बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गई, यानी लड़ाई झगड़े तक इनकी बात आ गई होगी, है ना? तो टेंशन इतनी ज्यादा पहुंच गई तो फिर कानापुट्टी ने क्या करा, इंटरफेयर करा। अब मुझे बताओ, अब सेकंड वाला देखो, स्टेट द 2 स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस व्हिच हैव बीन टेकन बाय कानापुट्टी। अब मुझे बताओ, जब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गई, जो पूरी टेंशन थी, तो कानापुट्टी ने क्या करा? कानापुट्टी ने ऑर्डर दिया, देखो ऑर्डर पास करे, देखो ये लिखा है, ठीक है ना? स्टेटिंग दैट हिज ड्यूटीज वर लार्जली बीन टेकन बाय कानापुट्टा। देखो कानापुट्टी ने क्या करा, issued the order stating that clear allocation of jobs and related duties between the two। इसका मतलब आज उसने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर दिया, है ना? बोल दिया आज से कौन कितना कितना काम करेगा। उसने एक बात और ऐड ऑन करी इसके अंदर, he further clarified that working relationship between them is specifying who was to report to him। यानी उसने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन कर दी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी उसने क्या कर दी, स्टैब्लिश कर दी, ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी बातें समझने आने के बाद मेरे को तो एक कंक्लूजन समझ में आता है कि अभी अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्टैब्लिश नहीं करी है, मुझे बताओ। अगर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करी है तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी बताओ भाई? डिस्प्यूट्स की, डिस्प्यूट्स होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। तो उनसे बचने के लिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करो और क्या करो, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करो। समझ में आया ये केस? तो इसका आंसर क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसका आंसर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है? हमें क्या करना है, असाइनमेंट करना है किस चीज का, ऑफ ड्यूटीज का, ठीक है? और इधर कौन से स्टेप उसने ले लिए थे, एक तो यही ले लिया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और दूसरा उसने क्या स्टैब्लिश कर दी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो 2 यहाँ पे स्टेप उसने परफॉर्म कर लिए। वेरी गुड, आगे चलें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब जब हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया है तो सामने देखो जरा, ठीक? अब डेफिनेशन पे आओ, अब डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन कुछ है थोड़ी, डेफिनेशन के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने उसी को बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहली बात। डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग सिमिलर जॉब्स टुगेदर, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, अलग अलग कर रहा हूँ सारी बातें मैं, और एस्टैब्लिशिंग व्हाट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, दैट इज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो, अब अगर ये क्लियर हो गई तो आपको इंपॉर्टेंस तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। बताओ भाई, पहली इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की, स्पेशलाइजेशन। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या ऑर्गेनाइजिंग करने की वजह से काम के अंदर स्पेशलाइजेशन आता है, हाँ या ना? है ना? मेन रीजन क्या है उसका, जल्दी बता दो, बस मेन रीजन पे आओ, बताओ भाई मेन रीजन। डिवीजन ऑफ वर्क। क्या हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर काम को डिवाइड करते हैं? हाँ, देयर इज अ कंप्लीट डिवीजन ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन, जिसकी वजह से काम के अंदर स्पेशलाइजेशन आता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि आफ्टर
the whole task is identified, the complete task is divided into smaller task, ठीक है ना, which will further lead to the division of work in the organization. तो इससे काम के अंदर क्या है, स्पेशलाइजेशन. तो पहली बात तो समझ में आ गई. तो ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. द होल टास्क इज divided into smaller tasks and similar jobs or tasks are grouped together, ठीक है ना. a worker perform the assigned task repeatedly which leads to the specialization. समझ में आ गई बात. अच्छा, स्पेशलाइजेशन आता क्यों डिवीजन ऑफ वर्क से? डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से स्पेशलाइजेशन क्यों आता है? क्योंकि जब एक इंसान को आप एक काम करने के लिए देते हो तो वो उस काम को रिपीटेडली परफॉर्म करता रहता है. करते 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 वो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है. समझ में आ गई बात. तो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू दी स्पेशलाइजेशन. ठीक है. हाँ भाई, क्या इसकी वजह से काम के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आता है? हाँ या ना? पहले तो जल्दी से मुझे कोऑर्डिनेशन का मतलब बताओ जल्दी से. रिद्धिमा बेटे क्या लिख रहा हूं मैं, बताओ. दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, H प्लस S प्लस U इज इक्वल्स टू C. बताओ. बताओ भाई. हार्मोनाइजेशन, synchronization and unification of efforts of different departments and individuals in the organization is known as coordination. इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन. बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है हार्मोनाइज्ड वे में काम करना. हार्मोनाइज का मतलब होता है, हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा, बिना लड़ाई झगड़े के काम करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन कब आता है? ठीक है, जब आपने ऑर्गेनाइजिंग यूज करी हो. तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, क्लियर कट डेफिनेशन देते हैं ना, बताते हैं ना कि किसको कितनी अथॉरिटी है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, है ना. तो इससे क्या होता है, इससे कंफ्यूजन खत्म होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. समझ में आ गई बात. ठीक है. तो एक फायदा और है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. किसकी वजह से आएगा? हाँ भाई, किसकी वजह से आएगा, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से. बिकॉज देयर इज क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वी डिफाइन द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच अवॉइड्स द डिस्प्यूट्स और कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? ठीक है. तो मैं यहीं तक रख रहा हूं. हमने डेफिनेशन करी है, प्रोसेस पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग का और दो इंपॉर्टेंस पढ़ लिए. ठीक है भाई. नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा. चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे.